तो नमस्कार साथियों, अम्बरीश क्लासेस पर आपका स्वागत है। ये क्लास करने का उद्देश्य ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसको लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के दिमाग में। ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और आज ही उत्तराखंड की सरकार ने बिल के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रस्तुत किया है। जल्द ही वो कानून बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, नेताओं के बहुत सारे बयान हैं, कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं, कुछ संविधान का हिस्सा है, कुछ अनकहे पहलू हैं। तो उन पर बात करने की कोशिश हम इस क्लास में करेंगे। मैं क्लास को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर दूं कि इस क्लास को करने का मेरा जो उद्देश्य है, एकमात्र सामान्य से तरीके से इस पूरे मामले को समझ लेना। यहाँ पर कोई भी साथी अगर धार्मिक दृष्टिकोण से कोई चश्मा लगा करके मेरी क्लास को देखना चाहता है तो वो अभी इस क्लास को बंद करके अपना कोई दूसरा काम कर सकता है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि कोई भी धार्मिक चश्मे को लगा करके इस क्लास को ना देखे। सिर्फ ज्ञान के लिए, तर्क के लिए, अपने दिमाग में एक सही तर्क बैठाने के लिए अगर देखना है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सावधानी या सूचना जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके पीछे वजह यह है, बीते दिनों मैंने अयोध्या राम मंदिर जो बना है उसके इतिहास को लेकर के एक क्लास किया था। एक पार्ट उसका मैंने अपलोड किया था, करीब 2 घंटे का अपलोड किया, मैंने लाइव किया था। करीब 100 से 150 लोग उसमें लाइव थे और उन लोगों ने लाइव बहुत ही एंजॉय किया। जिस तरीके से हमने बहुत ही सामान्य तरीके से अयोध्या विवाद के हर एक पहलू को व्याख्या के तरीके से उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको ना तथ्यों पर कोई भरोसा है, बेबुनियाद न्यूज के चीज़ों को लेकर के और तमाम प्रकार की विवेकहीन बातें की। विवेकहीन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमने जितनी भी बात उस क्लास में की, शुरुआत में या कई बार हमने बोला उस क्लास के दौरान कि कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट या जो पॉलिटिकल नैरेटिव या सोशल नैरेटिव में नहीं है वो मैंने उसमें नहीं कही है। ये मैंने दावा किया है और दावा सही है। उस क्लास में एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला गया है जो पहले सार्वजनिक ना हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस क्लास को कर, चूंकि इस क्लास में भी ऐसी बातें कुछ होंगी। इस क्लास में मैंने शुरुआत में बता दिया कि कोई भी नैरेटिव आप ना बनाएं और जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप अपने सारे दिमाग के पूर्वाग्रह को एक किनारे रख करके ही आगे बढ़ें। तो चलते हैं साथियों, पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को कि ये क्या है और इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसका मतलब क्या है, क्या मायने हैं इसके, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, समान नागरिक संहिता पर कोई नई बात शुरू नहीं हुई है। ये भारत के आजादी से ही चर्चा का विषय रहा है और उससे पहले भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। ये भी एक ऐतिहासिक बात है। जैसे कि आप देखते हैं भारत में जम्मू कश्मीर के एक अलग से विधान को लेकर के विवाद रहा है। भारत में आप देख सकते हैं कई धार्मिक स्थलों को लेकर के विवाद रहा है। ऐसा ही एक विवाद ये भी है, समान नागरिक संहिता। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में भारत में केंद्र में शासन कर रही है और कई प्रदेश में उसका शासन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले की पार्टी यानी कि जिससे निकल करके भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ, उसके समय की बात है कि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के 3 एजेंडे थे। पहला उनका एजेंडा था जम्मू एंड कश्मीर में जो अलग नियम कानून है उसको हटाना, बाकी स्टेट जैसा उसको भी बनाना।
दूसरा उनका जो एजेंडा है, जो कि बहुत बाद में आया, उनके साथ में जुड़ा, वो 1990 के दशक में जुड़ा, और वो था राम मंदिर। क्या था? राम मंदिर था। और तीसरा जो मुद्दा था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तीन हार्डकोर मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इससे जुड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके गठन, जो कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनती है, उससे पहले वो जनसंघ के रूप में थी। जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे लोग जनसंघ में थे। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी वही आगे चल करके बनती है, रूट्स उसी के हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा इन लोगों का जो एक विचार है कि हम ये भारत में करना चाहते हैं, ये तीन विचार इनके जो है बहुत गंभीर है। तो जो मोदी सरकार है, इसने धीरे धीरे करके इन चीजों को निपटाना शुरू किया। जम्मू कश्मीर को आप लोग जानते हैं, धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया, संविधान के ही उपबंधों का प्रयोग कर करके निष्प्रभावी कर दिया गया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया कि कोई भी गैर संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया गया है धारा 370 को हटाने में। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दिया कि जो भी किया गया है ठीक किया गया है। 1990 में जो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष मुद्दों में था, उसको भी सॉल्व कर लिया गया। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, विधिवत नियमतः, और उसके बाद में ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। उस ट्रस्ट ने मंदिर को बनाया, मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। दो मुद्दे समाप्त हो गए। तो तीसरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जब से ये दोनों मुद्दे सॉल्व हुए तो सबने एक विचार करना शुरू किया कि अब भारतीय जनता पार्टी का नजर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। तब से चर्चा का विषय है। 2016 में ही जो है इसके लिए कमेटी का गठन किया गया कि आप इस पर जो है चर्चा करिए, विचार बनाइए किस तरीके से इसको लागू किया जाए। और तब से इसकी चर्चा जो है शुरू हो गई। कमेटी का रिपोर्ट आया, उसके बाद में चर्चा और तेज हुई। अब चर्चा हो रहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है, लगभग 700-750 पेज का रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के आधार पर आज ही के दिन, जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, उत्तराखंड में जो विधानसभा है उसमें बिल पेश किया गया है यूसीसी को लेकर के। अब वो कानून बन जाएगा क्योंकि वहां पर बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बिल पास हो जाएगा। यानी कि अब यूसीसी मूर्त रूप ले लेगा उत्तराखंड में। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण उत्तराखंड के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब इसको कई लोग कहेंगे कि चुनाव के नजरिए से किया होगा, कुछ भी किया हो, हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना है। हमें बस उन पहलुओं को समझना है जो यूसीसी से रिलेटेड है। तो ये जाहिर है कि ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, उत्तराखंड एक उदाहरण है। धीरे धीरे अन्य स्टेट पे भी इसको लेकर के बात होगी, और यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के कोई बातचीत करे, या वो भी बिल आपको अभी देखने को मिले, क्योंकि अभी तो सत्र चल रहा है। हो सकता है इस सत्र में ना देखने को मिले, 2024 के इलेक्शन के बाद देखने को मिले, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस पर आगे और भी बातचीत होगी। तो और भी बातचीत हो तो सवाल बनेंगे परीक्षाओं में, और उन सवालों के उत्तर आपको देने होंगे अगर आपको परीक्षा पास करनी है। और ऐसे भी लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है, ताकि वो समझ पाएं कि उनके देश में सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो गतिविधियां हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगी, उसका क्या तात्पर्य है, वो समझना जरूरी है। तो हम चलते हैं यूसीसी को अब समझने। हमने पृष्ठभूमि समझ लिया कि क्यों अब ये लागू होगा, और आगे चीजें इसमें और ज्यादा देखने को आपको मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में। यूनिफॉर्म, पहले शब्द से समझने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या क्या बातें इस पर की गई हैं।
यूनिफॉर्म शब्द से आप लोग परिचित हैं। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने, आप भी स्कूल में पढ़ने गए, हम सब लोग पढ़ने गए हैं। किसी भी आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पहले तो सरकारी स्कूलों में केवल नाम मात्र का ड्रेस होता था, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पर भी ड्रेस पहन के बच्चे जाते हैं। बहुत कड़ाई से नियम का पालन नहीं होता, लेकिन जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बहुत कड़ाई से नियम का पालन होता है। हर बच्चा ड्रेस पहन के जाता है, जिसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। उनका एक तरीके का शर्ट होता है, एक तरीके का जो है निक्कर या पैंट होता है। लड़कियां हैं तो उनका सूट सलवार है या स्कर्ट है, जो भी है सब एक तरह का होता है। टाई बेल्ट लेकर के सब कुछ एक तरह का होता है, उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। और यूनिफॉर्म का मतलब वही है, एक रूपता। अब इससे विद्यालयों को क्या फायदा होता है कि विद्यालय का एक अलग पहचान होता है कि भाई ये बच्चे जा रहे हैं तो किस विद्यालय के, तो एक तरीके से प्रचार का माध्यम हो जाता है। दूसरा ये है कि विद्यालय के बच्चे अगर कहीं कभी गुम हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि ये फला ड्रेस इस स्कूल का है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो ये है कि विद्यालय में हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं। अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, मजदूर, हर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो अगर ड्रेस कोई लागू नहीं हो, कोई यूनिफॉर्म लागू नहीं होगा, तो जो अमीर लड़का है वो मोंटी कार्लो का शर्ट पहन के आएगा, जो गरीब है वो बेचारा कोई छोटा मोटा कोई कपड़ा ऐसे बिना ब्रांड के पहन के आएगा, जो मध्यम वर्ग है उससे कोई छोटा मोटा ब्रांड होगा। तो कहीं ना कहीं एक असमानता, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी स्कूल में, और वो अच्छी चीज नहीं है। कम से कम स्कूल के स्तर पर देखने में इनइक्वालिटी देखने को ना मिले ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म होता है कि भाई चलो सफेद कमीज है, नीला पैंट है, तो सब लोग एक जैसा पहन के आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक समानता नजर आएगी। आप कितने भी अमीर हो, सफेद शर्ट पहनेंगे तो सफेद ही दिखेगा। अब वो कौन सा ब्रांड है वो आपका शरीर जाने कितना अच्छा उसको महसूस हो रहा क्या है, लेकिन देखने में सब एक जैसे लगेंगे। तो ये यूनिफॉर्मिटी का फायदा होता है। स्कूल की यूनिफॉर्म तक ये बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, अच्छी बात होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है, वहां पर बस कुछ नियम होते हैं कि आप ये पहन के नहीं आ सकते हैं, बाकी कुछ भी आप पहन करके आइए। तो वो पूंजीवादी देश है, वो थोड़ा अलग है हम लोगों से। भारत में जो यूनिफॉर्म स्कूलों में है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हर चीज में एक रूपता होनी अच्छी बात है? ये थोड़ा सा सवाल बनता है। आप जानते हैं कि भारत जो है बहुसंस्कृतीय देश है, मल्टी कल्चरल देश है, मल्टी लिंग्विस्टिक देश है। यहां पर अलग अलग विचार, भावनाएं, बोलियां, मान्यताएं सब अलग अलग है, और बहुत ज्यादा वैविध्य है, डाइवर्सिफाई है। ऐसे में हर प्रकार की एक रूपता क्या समाज स्वीकार कर पाएगा, ये एक सोचने वाला विषय है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबके अलग अलग मान्यताएं हैं और उनके अपने अलग अलग विधान हैं। तो इसलिए सब में एक रूपता नहीं हो सकती है, लेकिन यह प्रयास किया जा सकता है कि सिर्फ धर्म के आधार पर, सिर्फ मान्यता के आधार पर कहीं भेदभाव ना हो। तो अगर इसको दूर कर लिया जाए तो एक रूपता होने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है कि भाई कहीं पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो बाकी सबके अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नागरिक पर आते हैं तो नागरिक तो आप समझते हैं कि नागरिक कौन है? भारत के सभी नागरिक इसके अंतर्गत आएंगे। और संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन सामान्यता आप इसको समझ सकते हैं कि कानूनों का समुच्चय, कानूनों का समुच्चय, आप इसको कानूनों का समुच्चय कह सकते हैं, सेट्स ऑफ लॉ, कि कई सारे कानूनों का समुच्चय है, तो उसको आप संहिता कह सकते हैं कि कई सारे कानूनों को मिला करके एक यूनिफॉर्म कानून बना दिया जाए जो सबके लिए हो। तो ये जो तीन शब्द है, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। अब हमें यह समझना है कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या क्या इसमें चीजें हैं, संविधान इस पर क्या कहता है, क्या ये करना संविधान के खिलाफ है या संविधान के हिसाब से ही है। कई सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि तो संविधान के खिलाफ ही है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने की आजादी है, और वो मौलिक अधिकार है, क्या है, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए हमने सबसे बड़े काका को बना रखा है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा दादा है ना, कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि रक्षा करे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। ऐसे में जब फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अपने धर्म के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोई सरकार कैसे कानून बना सकती है कि हम एक नियम के हिसाब से प्रैक्टिस करें। और जो धार्मिक प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारे कानून भी होते हैं, जैसे विवाह का कानून है, विवाह विच्छेद का कानून है, धन के हस्तांतरण का कानून है, बच्चों को गोद लेने का कानून है। ये सभी कानून धर्म से बंधे हुए हैं। सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज है, उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग है, अलग अलग पृष्ठभूमि में होने के कारण। ऐसे में एक कानून अगर बनता है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 का क्या है, अवहेलना। ये वो लोग कहते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर है कि ये होना चाहिए, वो क्या कहते हैं, तो संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी के आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। स्टेट को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अब जो समर्थक लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी, यानी कि होना ही चाहिए, वो कहते तो संविधान में लिखा हुआ है कि होना चाहिए, तो आप इसका विरोध क्यों करते हैं। तो जो इसके विरोध में है, थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उनका कहना क्या है। तो यहां पर थोड़ा कंपेयर करना है। एक है आर्टिकल 25 और एक है आर्टिकल 44। यह कहता है कि धर्म के हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हिंदू हूं तो मैं अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह करूंगा, विवाह विच्छेद करना है तो हिंदू रीति रिवाज से, धन का हस्तांतरण होगा तो हिंदू रीति रिवाज से, यानी कि सब हिंदू रीति रिवाज से मुझे करने की आजादी है। आर्टिकल 25 हमें इस बात की सहूलियत देता है। आर्टिकल 44 कहता है कि नहीं, सबके लिए एक कानून होगा। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए एक कानून होगा। अब यहां पर थोड़ी सी लड़ाई है कि संविधान में ही ऐसी दो धाराएं क्यों हैं। तो साथियों, संविधान में अलग अलग भाग बनाए गए हैं और हर भाग के अपने अपने गुण एवं दोष हैं, और हर भाग को लागू करना है कि नहीं करना है उसके लिए अलग अलग शर्तें हैं। अब बहुत गंभीर बात हम लोग पॉलिटी की क्लास में करते हैं, यहां पर बहुत सामान्य बात करेंगे। ये भाग 3 का हिस्सा है। किसका? संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसका? मौलिक अधिकार। कह सकते हैं एक तरीके से कि ये यूसीसी के खिलाफ है, यानी कि यूसीसी को रोकता है और ये सपोर्ट करता है, ये यूसीसी को सपोर्ट करता है। तो अगर इन दोनों भाग को आपस में आमने सामने रखा जाए तो कौन सा भाग ज्यादा मजबूत है कानूनी रूप से, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये न्यायालय के द्वारा आपको मिलने ही चाहिए अगर स्टेट छीन भी लेता है, यानी कि न्यायोचित है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट कि भैया देखो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, हम आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, ये संविधान कहता है। तो जो आपका
ये भाग 3 है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये क्या है? ये न्यायोचित है, यानी कि अगर आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जाकर के अपने न्याय को पा सकते हैं, अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 44 की, डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये न्यायोचित नहीं है। आप चुनौती नहीं दे सकते कोर्ट में जाकर के कि मुझे चाहिए यूसीसी। आप कोर्ट में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते कि हमको यूसीसी चाहिए, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है। ये संविधान नहीं बना करके रखा कि ये न्यायोचित नहीं है। ये स्टेट के विवेक पर छोड़ा गया है कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, समान कार्य समान वेतन है, पर्यावरण संरक्षण है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य थोड़ा अलग हो जाते हैं, वो भाग 4 ये में आ जाते हैं, वो इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं कि सरकारों को प्रयास करना है कि ये चीजें हो, यानी कि एक तरीके से संविधान कहता है कि जब सरकार सही स्थिति को देखे तो वो इनको लागू कर दे। तो अगर कोई सरकार इसको लागू करने का प्रयास करता तो संविधान इसको रोकता नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार का अगर हनन होता तो संविधान कहता कि सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदारी किसकी रक्षा करे। तो जो पक्ष में है वो कहते हैं कि सरकार को ये करने के लिए संविधान में डायरेक्टिव है, निर्देश दिए गए हैं कि आप कर सकते हो, और वो कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है। जो विरोध में वो कह रहे हैं कि इससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर कल कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो जाता है, उसका क्या रूप होगा, उसमें क्या प्रावधान होंगे, वो तो भविष्य के गर्त में है। और उसके बाद में वो मामला कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट इस पर अपनी व्याख्या देगा कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है, क्योंकि अंतिम व्याख्याकर्ता संविधान का कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। दोनों पक्षों का विवाद क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़े से और भी गहराई में इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको यहां तक ये समझ में आ गया, शुरुआत में हमने आपको समझाया कि क्यों ये चर्चा का विषय है, क्यों ये होकर के रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, वो जिस तरीके से उनकी सरकार है वो करने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये कि लड़ाई क्या है, पक्ष और विपक्ष की, उनके तर्क क्या है और संविधान में इनके लिए क्या व्यवस्थाएं दी गई है। फिर से हम लोग लिखेंगे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। साथियों, दो प्रकार के न्यायालय होते हैं और दो प्रकार की न्याय होती है। एक तो सिविल होता है और दूसरा क्रिमिनल होता है, यानी कि आपराधिक। ठीक है ना। तो क्रिमिनल और सिविल दो प्रकार के मामले होते हैं, दो प्रकार के मामले होते हैं। इसको भी यहां से मिटा देना उचित है, यूसीसी यहां पर नहीं लिखेंगे। दो प्रकार के जो है मामले होते हैं, एक सिविल मामले होते हैं, एक क्रिमिनल मामले होते हैं। क्रिमिनल मामलों के लिए सबके लिए यूनिफॉर्म पहले से ही नियम बना हुआ है। अगर कोई मुसलमान 302 करता है, यानी कि किसी की हत्या करता है, इंडियन पीनल कोड कहता है कि धारा 302 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने किसी को जान से मार दिया है तो यह अपराध है और उस अपराध के लिए सजा है। और उसके बाद में सीआरपीसी में, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहां पर उसके लिए विधान है कि कैसे कैसे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, कौन जज उसको सुनेगा, किस प्रकार से केस चलेगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब है जिसके तहत उसको जो है सजा दी जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई हिंदू करेगा तो उसके ऊपर भी वही प्रावधान, कोई सिख करेगा तो उसके ऊपर वही प्रावधान। यानी कि क्राइम अगर कोई भी करता है तो उसके ऊपर सेम प्रावधान होंगे। वो किसी धर्म से है, किसी जाति से है, किसी वर्ग से है, किसी भी लिंग से। अगर कोई महिला किसी का हत्या करती है तो 302 लगेगा, कोई पुरुष करता है तो 302 लगेगा। बच्चों के मामले में थोड़ा सा छूट है
7 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्यूज नहीं बनाया जाता है। 7 साल से लेकर के ऊपर जो किशोर बच्चे होते हैं उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट है, और जो वयस्क हो जाते हैं उनके लिए अलग नियम है। बच्चों के केस में यानी कि उम्र के हिसाब से थोड़ा लिहाज है, लेकिन लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। हालांकि जनजातियों को कुछ मामलों में जरूर छूट है, क्योंकि वो अपने ही क्षेत्र में रहते हैं। जब आप उनके क्षेत्र में किसी वजह से घुस जाते हैं, वो आपको मार देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी कोई धाराएं नहीं लगती। बाकी पूरे भारत में एक प्रकार के आपराधिक कानून के लिए एक प्रकार की सजा है, ठीक है ना। यहां पर कुछ चीजें आपको और समझनी है। आपराधिक केस में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति यक्ष ने किसी व्यक्ति वाई को जो है कोई क्षति पहुंचा दी, उसको मार दिया, पीट दिया, धमकी दिया, गाली दिया, हाँ कुछ भी किया, यानी कि अपराध किया, क्राइम किया, तो यहां पर क्या है, हर क्राइम को स्टेट के खिलाफ माना जाता है। हर क्राइम स्टेट के खिलाफ माना जाता है। किसी ने किसी की हत्या की तो ऐसा नहीं है कि उसमें 2 ही व्यक्ति केवल है, एक हत्या करने वाला और एक जिसका हत्या हुआ वो, उसमें 3 पक्ष है, एक हत्या करने वाला, एक जिसका हत्या हुआ है, और तीसरा स्टेट है। हर क्राइम को स्टेट के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कानून में कि स्टेट जो है वो एक समाज का प्रतिनिधि है, और कोई भी जो क्राइम है जिसको बना दिया गया है, संहिताबद्ध कर दिया गया है कि ये चीज क्राइम है, तो वो पूरे समाज के खिलाफ है, भले ही किसी एक व्यक्ति के ऊपर हुआ हो। तो यहां पर हमेशा एक पक्षकार जो होता है वो स्टेट होता है। क्या होता है? स्टेट होता है। और इसका एक अच्छा फायदा भी है कि अगर कोई लीगली मुकदमा लड़ने के लिए इतना मजबूत नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है तो स्टेट उसका मुकदमा लड़ता है। तो हर क्राइम कहीं ना कहीं स्टेट के खिलाफ होता है, और इसके लिए समान नियम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, सबके लिए बराबर नियम है। यहां तक कोई दिक्कत भी नहीं है, किसी की कोई लड़ाई, हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं, सिख ईसाई की कोई लड़ाई नहीं, सारी लड़ाई सिविल मामलों में है। अब सिविल मामलों में कौन कौन से मामले आते हैं? पहली बात तो सिविल मामले में 2 पक्षकार होते हैं, यक्ष और वाई। यानी कि एक व्यक्ति मैं हूं, एक व्यक्ति कोई दूसरा है, हमारे दोनों के मामले। यहां पर कोई आपराधिक बात नहीं है, किसी ने हमारी जमीन ले ली, हमारा किसी के साथ विवाह हुआ, हमारा किसी के साथ विवाह विच्छेद हुआ, हमारा किसी के साथ जो है धन स्थानांतरण का मामला है, हमारा किसी के साथ कोई भी ऐसा मामला जो कि आपराधिक नहीं है लेकिन मामला है, तो ये सारे मामले सिविल मामले हैं। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, किसी ने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको धोखा दे दिया, छोड़ दिया, तो ये मुकदमा है। हमारा कोई स्टेट से मामला है, यानी कि हमें लड़ाई सरकार से लड़नी है, हमें अपनी नौकरी के लिए लड़ना है, ये सभी मामले क्या हैं? ये सभी मामले सिविल होते हैं। जहां पर 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 संस्थाएं हो सकती हैं, किसी पर्टिकुलर जमीन के लिए 2 संस्थाएं लड़ रही हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, सिविल मामला है। सरकारें आपस में लड़ती रहती, मुकदमा होता रहता है, ये सिविल मामला है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में मुकदमा होता रहता है, सिविल मामला है। 2 कंपनियों के बीच में विवाद होता है, सिविल का मामला है। कंपनी का सरकार से विवाद होता है, सिविल मामला है। लेकिन ये कोई आपराधिक मामला नहीं होता है, ये सिविल मामला होता है। तो सिविल मामलों में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहली चीज तो सिविल मामलों में साथियों आप देखेंगे तो जो परिवार की चीजें हैं वो आती है, और जो विवाद की वजह है वो यही परिवार है। परिवार है सबसे बड़ा वजह। बाकी जो सिविल मामले हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मामला कि किसी से कोई निविदा है और उसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका मुकदमा, ये सब मामले नहीं, टेंशन देने वाले मामले नहीं है। टेंशन देने वाला जो मामला है वो परिवार का है। अब देखेंगे परिवार में मामले क्या क्या होते हैं। परिवार में कई लोग होते हैं, और परिवार बनता किससे है? विवाह से। सबसे पहली चीज क्या होगी? विवाह होगी। परिवार के लिए विवाह अनिवार्य। विवाह में 2 व्यक्ति होता है, हस्बैंड और वाइफ। भाई विवाह तो ऐसे ही होता है। अब एक घटना हो गया विवाह होना, कल को जो हस्बैंड और वाइफ है इनके बच्चे हो गए, दूसरी घटना हो गई, इनके बच्चे हो गए,
ठीक है ना। तो इनके पेरेंटिंग को लेकर के बहुत सारे मामले हैं। दूसरा मामला परिवार से जुड़ गया। तीसरा मामला ये हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाए तो विवाह विच्छेद हो जाए, विवाह विच्छेद हो जाए, ये हो सकता है। इसके अलावा जब ये पेरेंट्स ना रहे, इनके बच्चों को धन हस्तांतरण करने का या विरासत किसको मिलेगा, इसको लेकर के जो मामले हैं कि विरासत किसको मिलेगा, बेटा को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। या किसी हस्बैंड वाइफ को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो गोद लेने की व्यवस्था, गोद लेने की व्यवस्था। ये सभी चीजें क्या है साथियों, परिवार से संबंधित है और सभी मामले क्या है, सिविल मामले हैं। और जो लड़ाई मुख्यतः है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है, वो इसी परिवार के मुद्दे को लेकर के बन रहा है। सिविल मामले और भी है कि हमारा किसी से जमीन का विवाद है, सिविल मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान का हिंदू से, कोई दिक्कत नहीं, सब लड़ रहे हैं आपस में मुकदमा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो परिवार के मसले हैं ना, यहां पर दिक्कत है। विवाह के अलग अलग रीति हैं हिंदू में, मुसलमान में। विवाह विच्छेद के अलग अलग रीति हैं हिंदू और मुसलमान में। धन स्थानांतरण को लेकर के अलग अलग रीति है हिंदू और मुसलमान में। गोद लेने की व्यवस्था अलग है हिंदू और मुसलमान में। अगर हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ देता है तो गुजारा भत्ता देने का प्रावधान हिंदू में अलग, मुसलमान में अलग है। ईसाई सिख सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहां से विवाद खड़ा होता है। और चूंकि भारत में हिंदू सबसे बड़ी जनसंख्या में है, उसके बाद मुसलमान है, और इन दोनों की मान्यताओं में एक बहुत बड़ी खाई है कुछ मामलों को लेकर के। तो कई बार ऐसा लगता है कि मामला केवल इन दोनों के बीच में है, हालांकि बाकी जो समुदाय हैं उनमें भी ये मामला, लेकिन इन दोनों के मामले ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं दोनों बड़े पॉपुलेशन में। नंबर एक तो हिंदू सबसे ज्यादा संख्या में है, लगभग 80% के आसपास, 79-80%। बाकी जो 15-16% मुसलमान है वो सबसे बड़ी संख्या में। तो इसीलिए इन दोनों के जो मामले वो ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं। बाकी सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हाँ, पारसी हैं, इन सब के भी मामले हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हिडन रहते हैं, ज्यादा मुद्दे बन नहीं पाते, पॉलिटिकल नैरेटिव में, सोशल नैरेटिव में नहीं आ पाते। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वो सबसे बड़ा जो मामला है वो इसी से संबंधित है। और अगर आपने आज की खबरों को देखा हो तो जो खबर चल रहे होंगे न्यूज चैनलों पर, वो क्या चल रहे होंगे कि विवाह के नियम में एक रूपता लाई जाएगी। जैसे हिंदुओं में विवाह का क्या रीति है, वैदिक मंत्रोच्चारण होता है, 7 फेरे होते हैं, विवाह को निभाने के लिए जो है कस्में वादे दिए जाते हैं कि आपको निभाना है, ये 7 जन्मों का रिश्ता है। बहुत सारे उसके लिए रिचुअल्स हैं, कर्मकांड है, वो होते हैं। मुस्लिमों में क्या है कि वर है, कन्या है, उनके बीच में एक काजी की उपस्थिति में, कुछ गवाह की उपस्थिति में कबूलनामा कराया जाता है कि हाँ ये निकाह आपको कबूल है कि नहीं कबूल है, ये उसमें व्यवस्था है। हिंदू में अगर आपने एक विवाह कर लिया है तो दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना जो है गैर कानूनी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। हालांकि होते नहीं बहुत सारे केस, लेकिन ऐसा नियम है। मुसलमानों में 4 विवाह आप कर सकते हैं और कोई लीगल अधिकार आपको नहीं है, महिला को कोई लीगल अधिकार नहीं है, और महिला 4 विवाह नहीं कर सकती है, महिला केवल 1 विवाह कर सकती है। जो सारी की सारी लड़ाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हिंदू मुसलमान नैरेटिव में, वो यही है कि हिंदू 1 विवाह कर सकता है और दूसरा कर नहीं सकता। दूसरा करेगा तो आपराधिक केस उसके ऊपर हो सकता है, सॉरी आपराधिक नहीं, सिविल केस उसके ऊपर हो सकता है, आपराधिक नहीं सिविल केस होगा, उसमें भी सजा के प्रावधान है, बहुत सारे जो है चीजें हैं। दूसरा क्या है, मुसलमानों में 4 विवाह कर सकते हैं और पत्नी का कोई अधिकार नहीं कि रोक पाए। लेकिन जो पत्नी है वो सिर्फ 1 ही विवाह कर सकती है, उसको 4 करने का अधिकार नहीं है।
इसके अलावा विवाह विच्छेद अगर हिंदू में करना है तो पत्नी की रजामंदी बहुत मायने रखती है, उसके बहुत सारे प्रावधान प्रोसीजर है। इस्लाम में महिलाओं के अधिकार सीमित है, पुरुषों के हाथ में तलाक देने का अधिकार है। हालांकि जो स्टैंड ट्रिपल तलाक है, तलाक बिद्दत, उसको समाप्त कर दिया गया है, फिर भी तलाक देने की 2 व्यवस्थाएं अभी भी है। 3 महीने में तलाक दे सकते हैं, तुरंत नहीं दे सकते, लेकिन 3 महीने में तलाक दे सकते हैं। तलाक देने के बाद में केवल 3 महीने ही रखरखाव की व्यवस्था की गई है, जिसको इद्दत कहा जाता है। 3 महीने तक उनका रखरखाव करना इद्दत कहा जाता है उसको। उसके बाद अगर वो फिर से साथ में रहना चाहें तो उसके लिए बहुत ही क्रूर व्यवस्था है। आलोचक कहते हैं कि बहुत ही क्रूर व्यवस्था है, जिसको हलाला कहा जाता है। तो इन सब को लेकर के एक सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक बहस है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सरकारों का कहना है कि हम उस बहस को समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले और वो दबाव में पूरी जिंदगी अपना ना बिता दे। एक तरीके से जो पुरुष की सत्ता है वो ज़्यादा मजबूत है, तो उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाए और महिलाओं के अधिकार को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इनहेंस किया जाए, ताकि एक वेलफेयर समाज का, एक कल्याणकारी समाज का निर्माण हो सके। ये सरकार का अपना मत है, आलोचक अलग कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाने की बात हो रही है? क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि हिंदुओं के लिए कानून अलग क्या है और मुसलमानों के लिए अलग कानून क्या है, इतिहास में क्या क्या चीजें हैं। तो साथियों, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो हिंदुओं के कानूनों को लेकर के अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो मनुस्मृति की बात होती है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ठीक है ना, याज्ञवल्क स्मृति है, याज्ञवल्क, जो भी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, स्मृति, ठीक है ना। एक नारद स्मृति है। तो ये सब स्मृतियां हैं। इसमें क्या है? कानून है। इसमें कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी। इस्लाम में क्या है? अगर आप इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम में क्या है? शरीयत है। शरीयत, शरीयत को कहा जाता है दैवीय कानून। क्या कहा जाता है? दैवीय कानून, यानी कि जिसको अल्लाह के द्वारा बनाए गए कानून, दैवीय कानून है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून है, और इस कानून पर हर मुसलमान को अमल करना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। शरीयत। भारत में अगर बात करें तो आलमगीर, औरंगजेब, आलमगीर की उपाधि किसने लिया था? औरंगजेब ने लिया था। औरंगजेब से पहले शरीयत के कानून जो हैं ये बहुत बिखरे बिखरे थे। इसमें होता क्या है कि एक जो है राजा आप कहें या नवाब कहें, ये है, और इसके नीचे मुफ्ती होता है। मुफ्ती जो है इस्लाम का जानकार होता है, शरीयत का जानकार होता है, और अगर कोई इस्लाम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके लिए फतवा जारी करता है। क्या? फतवा। फतवा का मतलब कि एक फरमान जारी करता है कि ये आपने गलती किया है और इसकी ये सजा, इस सजा का आपको भोग करना पड़ेगा, तभी आप इस अपराध से आप मुक्त हो पाएंगे। ये मुफ्ती करता है। और मुफ्ती के नीचे होता है काजी। मियां बीबी राजी तो का करी है काजी, कहावत है। तो काजी जो है इस्लाम में सबसे छोटे स्तर पर नियमों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार होता है। विवाह इसके देखरेख में होता है, कई बार विवाह विच्छेद भी इसके देखरेख में होता है। तो अगर कोई छोटे स्तर पर कानूनों को नहीं मान रहा, इस्लामिक कानूनों को नहीं मान रहा, तो उसका ध्यान काजी रखता है। और जब कभी काजी को समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा मसला जो है सामने खड़ा हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब उस पर क्या एक्शन लिया जाए, तो वो मुफ्ती से पूछता है कि मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि इसमें क्या होगा। तो मुफ्ती उसके लिए इस्लाम के नियमों के हिसाब से एक फतवा जारी कर देता है कि इसके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इस्लाम में कानून लागू करने की व्यवस्था है।
औरंगजेब ने शरीयत के जो बहुत सारे कानून हैं जो कि उलझे हुए थे, कई रूप में दिखाई पड़ रहे थे, उनको एक किताब में दर्ज करवा दिया। और उस किताब का नाम क्या है? फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी, आलमगीरी, ठीक है ना। फतवाए आलमगीरी किताब है जिसको औरंगजेब ने लिखाया, लिपिबद्ध कराया कि जितने भी उसमें कानून हैं शरीयत को लेकर के, उनको एक जगह पर लिख दिया गया। और उसके बाद से भारत में जो भी मुस्लिम लोग हैं जो शरीयत के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, वो फतवाए आलमगीरी के हिसाब से ही प्रैक्टिस करते हैं, उसी के आधार पर व्याख्याएं की जाती हैं। अब लड़ाई किस चीज की है कि भारत में एक रूपता कैसे लाया जाए, क्योंकि इंडिया क्या है? डाइवर्स है, विविधता से भरा हुआ है। तो हम कैसे ये माने कि हम एक हैं? हम अलग भाषा बोलते हैं, हमारा अलग रहन सहन है, हमारा खान पीन अलग है, हमारा पूजा प्रतिष्ठा का व्यवस्था अलग है। हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो कई बार हमको प्रतीत होता है भैया हम भारत में ही है क्या? हर व्यक्ति तमिल बोल रहा है, वो वहां पर आपको इडली डोसा मिलेगा। हाँ, नॉर्थ इंडिया में आप आलू खाते हैं पर डे, आलू नहीं खाएंगे तो भालू हो जाएंगे, आलू खाना जरूरी है। तो ऐसे में एक रूपता किस तरीके से पैन इंडिया के लेवल पर लाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे उपकरण हैं। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय पर्व है जो हम एक साथ मनाते हैं, वो चाहे कश्मीर में हो या तमिलनाडु में हो, वो गुजरात में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, तो ये कहीं ना कहीं हमको जोड़ता है। जो राष्ट्रीय पर्व है ये हमको एक साथ जोड़ता है। हमारी जो करेंसी है वो हमको एक साथ जोड़ती है। 100 रुपए का नोट आप तमिलनाडु में ले जाइए या जम्मू कश्मीर में, दोनों का वैल्यू एक है, एक ही मतलब है उसका, ये भी हमको जोड़ता है। हमारी फिल्में, हमारे गाने एक दूसरे को डब करके हम साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, साउथ इंडिया वाले उत्तर भारत की मूवी को देखते हैं। क्रिकेट है, खेल है, ये सब हमको जोड़ने का काम करते हैं, एक राष्ट्र के रूप में हमें दिखाते हैं। हमारे आपराधिक कानून भी एक जैसे हैं। तमिलनाडु में कोई अगर किसी की हत्या करता है तो सीआरपीसी के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से सेम प्रोसीजर होगा जो उत्तर प्रदेश में होगा। तो ये सारे उपकरण हैं एक रूपता को दिखाने की। इंडिया एक है, लेकिन उसको और किस तरीके से एक बनाया जाए। अगर सिविल मामलों में भी एक रूपता आ जाए तो लगेगा कि हाँ भाई एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक कानून मानते हैं, एक विधान के तहत रहते हैं हर मामले में, तो एक रूपता ज्यादा नजर आएगी। ये यूसीसी के पक्ष में जो लोग हैं उनका मत है। और उत्तराखंड में जो अभी यूसीसी का बिल आया है उसमें यही प्रावधान किया गया है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी विवाह की रीति एक होंगे, विवाह विच्छेद की रीति एक होंगे। अभी वो बिल बाहर नहीं आया कि मैं उसके ड्राफ्ट को आपको पढ़ को बता पाऊं कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें सामने आई कि सबके विवाह विच्छेद के नियम एक होंगे, धन हस्तांतरण को लेकर के नियम एक होंगे। जैसे आप हिंदू में देखते हैं तो अगर किसी ने जीवित रहते हुए किसी को अपनी संपत्ति देने के लिए लिख दिया कि भाई हम अपनी संपत्ति इनको देना चाहते हैं, तो कितनी संपत्ति उनको दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं, इसके लिए नियम है हिंदू कोड बिल में। किस तरीके से वो हस्तांतरण होगा अगर किसी व्यक्ति ने बिना लिखे ही उसका देहांत हो गया। लेकिन भारत में कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर ऐसे नियम थोड़े से उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे केरल में नायर समुदाय में, मेघालय में खासी समुदाय में, इन सब में थोड़ी व्यवस्थाएं अलग है। पिता से पुत्र को जो हस्तांतरण होता है, कई जगह पर माता से बेटी को हस्तांतरण होता है, तो कुछ जनजातियों में अलग से नियम है। इस्लाम में महिलाओं को अधिकार नहीं होता है संपत्ति का। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया जा रहा है उसका उद्देश्य यह है कि सक्सेशन, यानी कि जो बाद में चीजें मिलती हैं विरासत में, उस पर सबका हक हो और सबके लिए एक कानून हो, गोद लेने के लिए एक ही कानून हो। तो ये व्यवस्थाएं यूसीसी में की जा रही हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारे विरोध भी हैं।
अभी तक हिंदुओं का जो नियम कानून चल रहा है वो हिंदू कोड बिल के हिसाब से चल रहा है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ में। बाकी क्रिश्चियन के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए शरीयत है, उस शरीयत के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर यूसीसी पूरे देश में लागू होगी तो सबके विवाह के नियम, विवाह विच्छेद के नियम, गोद लेने के नियम, भरण पोषण के नियम, कि अगर कोई साथ छोड़ता है एक दूसरे का तो उसके क्या नियम होंगे, इन सबको लेकर के एक रूपता लाने का बात होगा अगर यूसीसी लागू होती है तो। अभी देखते हैं उत्तराखंड में बिल आया है, किस तरीके से वो लागू होता है, और भविष्य में अगर उस पर कुछ नए अपडेट आते हैं, नए तरीके से आते हैं, कोई नई बात आती है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमने यूसीसी आसान भाषा में समझाया कि यूसीसी है क्या, उसकी आवश्यकता है या नहीं है, समाज में जो अलग अलग वर्ग है वो क्या सोचता है, संविधान इस पर क्या कहता है, आर्टिकल 25 और 44 की लड़ाई क्या है, और जब कभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला होगा, उसमें बहुत सारे पीआई सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी हैं, कई फैसले भी हैं, लेकिन बहुत अस्पष्ट कुछ नहीं है। तो उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कोई वर्डिक्ट देता है तो कभी जब ऐसी बात आएगी तो हम लोग फिर से उसको समझेंगे। अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमने आपको यूसीसी समझाने का प्रयास किया है। आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है, कुछ नए सवाल आपके बन रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने आसान भाषा में जो एक कह सकते हैं सामान्य सी व्याख्या यूसीसी की वो कर दी, ताकि आप लोग समझ पाएं यूसीसी क्या है और उसकी जो मांग कर रहे हैं उनके तर्क क्या है, उनके कारण क्या है, और जो लोग इसके विरोध में हैं उनके तर्क और कारण क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी, और अगर कोई संदेह, कोई सवाल, कोई शुबा रह गया है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और हाँ, अगर किसी की भावना किसी भी तरीके से आहत हुई है तो ये करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि धार्मिक चश्मे से मत देखिएगा। फिर भी अगर किसी की आहत हुई है तो हम माफी चाहते हैं। हमारा किसी की भावना को आहत करने का कोई प्रयास या कोई इच्छा नहीं होती है, हम सिर्फ तथ्यों पर बात करते हैं। धन्यवाद।